नमस्कार। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स कैसे हैं और वर्तमान में इंडियन गवर्नमेंट की न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर क्या पॉलिसी है। इसी को सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर में न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होता है। तो देखिए, कोई भी जो एटम है, मेनली जो हाई मास वाले एटम्स है, उनके न्यूक्लियस में इमेंस माने बहुत सारी एनर्जी होती है। अगर उस न्यूक्लियस की एनर्जी का यूज करते हुए कोई वेपन बनाया जाता है, तो ऐसे वेपन को हम लोग न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। ये जो न्यूक्लियस है, इसमें काफी सारी एनर्जी होती है, स्टोर होती है। अगर इस एनर्जी को हम लोग यूज करते हुए कोई वेपन बनाते हैं, बम बनाते हैं, तो वैसे बम को ही न्यूक्लियर वेपन बम कहा जाता है। और इस न्यूक्लियर वेपन को आप याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। मतलब अगर इसका यूज कहीं होता है तो ये काफी बड़े स्तर पे नुकसान कर सकता है, जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। और दुर्भाग्य से दुनिया में एक बार दो बार इस बम का यूज हो चुका है, जो अमेरिका के द्वारा जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया जा चुका है। तो ये रहा आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे करते हैं, क्या होता है। तो भारत की न्यूक्लियर हिस्ट्री का हम लोग इससे जानने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं। भारत की न्यूक्लियर हिस्ट्री में बताऊं इसके पहले एक नाम मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग बड़ी सम्मान के साथ याद लें। इनका नाम है होमी जे भाभा। इनका पूरा नाम है होमी जहांगीर भाभा। यह एक ऐसा इंसान थे जिनकी वजह से शायद हमें आज न्यूक्लियर वेपन मिला हुआ है। इस व्यक्ति का योगदान भारत की न्यूक्लियर इतिहास में इतना ज्यादा है कि इससे पश्चिमी जगत मतलब पूरा वेस्ट थरथराया हुआ था। और ये जो होमी जहांगीर भाभा है और नेहरू, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की बॉन्डिंग काफी प्यारी थी। और यह नेहरू को भाई कहा करते थे। और ये इनके बारे में दो लाइन आप जान लीजिए। न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी कर रहे थे ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा, उस समय वापस भारत में आ गए। और जब भारत को आजादी मिली तो यह नेहरू पे लगातार एक प्रेशर बना रहे थे कि आप हमें अलाउ करो, फंड दो, ताकि हम भी भारत के लिए क्या करें, एक न्यूक्लियर वेपन बना सकें। बट नेहरू जी के स्टांस ये था कि आखिर हमारा दुश्मन कौन है, हम किसके लिए न्यूक्लियर वेपन बनाएं। और उस समय नेहरू जी पूरी दुनिया में भाषण दिया करते थे कि दुनिया में जितने भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर वेपन, इनको समाप्त किया जाए, इनके पीछे होड़ ना लगाकर बल्कि इनको खत्म किया जाए। बट देश में काफी सारे प्रेशर के बाद 1954 में भारत में 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बनी। और इस डिपार्टमेंट का जो मेन यूज था, इसका मेन काम था यह केवल था कि आप न्यूक्लियर मतलब सिविलियन जनता के हित में कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाए बिजली बनाने में, इसको आपको देखना था। बट कहीं ना कहीं होमी जहांगीर बाबा के दिमाग में बात जरूर चल रही थी कि आखिर भारत को कैसे एक न्यूक्लियर बॉम्ब दिया जाए। और इसके लिए हमें जो यूरेनियम यूरेनियम प्लेटिनियम, ये सब जो मतलब काफी ज्यादा मास वाले एलिमेंट्स हैं, और इनके से जो बम बनाए जाते हैं वो ज्यादा विनाशक होते हैं, इसलिए इस सब का यूज किया जा रहा है। तो हमारे जो ये रिसर्च चल रहा था, इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स था यूरेनियम और प्लेटिनियम का, यह यूएसए और कनाडा के द्वारा भारत को सप्लाई किया जा रहा था। ठीक है, और यह चलता रहा। इसी के साथ भारत को अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ नहीं होता है जिसमें हम लोग इस एलिमेंट को डाल के एनर्जी प्रोसेस बनाने की प्रोसेस सब संपन्न होती है, उस चीज को, सिस्टम को हम लोग रिएक्टर बोलते हैं, रिएक्टर बोला जाता है। तो भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था सीरस। और हमारे यहाँ जो था ये न्यूक्लियर वेपन का जो मतलब बम बनाने की प्रोसेस तो स्लो थी, बट जो सिविलियन यूज के लिए इस सिस्टम का यूज चलता रहा। बट जब 1962 में, थोड़ा सा रुक सके, जब अक्टूबर 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर एक वार डिक्लेयर किया और लड़ाई हुई जिसमें भारत की हार हुई, उसके बाद 1964 में पंडित नेहरू चल बसे। बट उसके बाद जो देश के प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, उन्होंने दुनिया की जो बिग पावर थी उनसे अपील किया कि आप भारत को यह सुरक्षा दें कि अगर कोई दूसरा देश भारत को न्यूक्लियर बम से हमला करता है तो हम उसके भारत के पक्ष में आएंगे और भारत की तरफ से हम उस देश पे न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे। बट कोई भी बिग पावर, उस समय मेनली बिग पावर दो ही बच गए थे, एक था यूएसएसआर और एक था यूएसए, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और ठीक 1962 में चाइना ने भारत पे युद्ध की घोषणा की
और 1963 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। जो चाइना का टेस्ट है ये पहला न्यूक्लियर, उसके बाद तो भारत में एक हड़ताल सी मच गई कि जब हम किसी दुश्मन मानते ही नहीं थे, बट जिन्होंने हम पे हमला किया वही देश पहले परमाणु बम बना लिया। और भारत में एक होड़ से छिड़ गई, बात से छिड़ने लगी कि नहीं, भारत को भी अब न्यूक्लियर बम बनाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल चुकी थी होमी जहांगीर भाभा को, बट अनफॉर्चुनेटली 1966 में जर्मनी में होमी जहांगीर भाभा की प्लेन क्रैश करती है और एक रहस्यमय तरीका से इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद एक न्यूज फैला पूरी दुनिया में कि अगर होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो विद इन 3 मंथ्स भारत को एक न्यूक्लियर पावर स्टेट बना देते, बट इनकी डेथ हो चुकी थी। अब देश को जो लीड कर रहे थे वो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर आती है भारत में, जिनको हम सभी जानते हैं आयरन लेडी ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी देश की बनती है प्राइम मिनिस्टर और यह हमारे जो साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हैं, उनको अप्रूव करते कि हाँ आप न्यूक्लियर वेपन के लिए रिसर्च स्टार्ट कीजिए और भारत में न्यूक्लियर वेपन के पीछे रिसर्च स्टार्ट होता है। और डेट 18 मई 1974, स्थान जो था यह पोखरण रेंज है। पोखरण वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है और इस भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया और इस जो कोड नेम था, इसका कोड नेम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग, जब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हो गया था तो इंदिरा जी को मैसेज गया था कि बुद्धा स्माइल कर रहे हैं, मतलब सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। इसके बाद पूरे वेस्ट जगत में एक हड़बड़ी सी मची और पूरे वेस्ट जो था इंक्लूडिंग आपका यूएसए, चाइना, यूके, कनाडा एंड मोर थिंग्स दिस, इन्होंने भारत पे एक सैंक्शन इम्पोज किया। और यूएसए जो था भारत को गेहूं सप्लाई करता था पीएल 480 की तरह। ये एक्चुअली वहां पे सुअर को खिलाया जाता था इस टाइप की गेहूं, या भारत को दिया जाता था, या गेहूं बंद कर दिया गया। भारत को जो यूरेनियम सप्लाई किया जाता था ये बंद कर दिया गया। मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश किया गया। कब? जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया उसके बाद। बट अब सोचे इसके बाद हमारे देश में काफी सारे सैंक्शन आए, हम उस समय के जो भी लोग थे उन्होंने काफी अच्छे से इसको हैंडल किया। उसके बाद देश में जो दूसरा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होता है, आप एक बात यह भी जान लीजिए, जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट था उसके बाद इंदिरा गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने खुल के नहीं कहा कि हम लोग वेपन बनाएंगे। इन्होंने कहा कि बस ये केवल और केवल पीसफुल यूज के लिए, दैट्स इट, इसके आगे इसका कोई मतलब नहीं। बट इसके बाद देश में 20 साल से ज्यादा वेट करना पड़ा देश को, और देश ने दूसरा न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1998 में किया। ये डेट था 11 मई और 13 मई 1998 को, और ये जगह सेम था पोखरण ही, पोखरण राजस्थान में। उसमें देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी थे, और देश ने 11 मई को 3 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए और 13 मई को 2 न्यूक्लियर वेपन, और टोटल देश ने 5 न्यूक्लियर वेपन लगातार टेस्ट किए। अब आप ये सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर जब हम 1974 में टेस्ट हुआ उसके बाद इतना दिन वेट क्यों करना पड़ा? तो देखिए उस समय देश में जो बीच के समय था, उस समय देश में पॉलिटिकल टर्माइल चल रहा था, क्योंकि हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी का हत्या हो चुका था, एक्स प्राइम मिनिस्टर उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी का हत्या हो चुका था, काफी सारे ये कंडीशंस फंसे हुए थे। उसके बाद 1995 में जो देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने अप्रूव तो किया था कि 1995 में भी एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया जाए, बट अमेरिका की जो स्पाई सैटेलाइट थे यह भारत की एक्टिविटी को पकड़ लिए थे, और उसके बाद डायरेक्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट का फोन आया था भारत के प्राइम मिनिस्टर को, और काफी प्रेशर बनाया गया ताकि ये भारत अपना टेस्ट रोक दे, और हमने अपना टेस्ट रोक दिया। बट फिर ये बात आई कि 3 साल बाद ही हमने टेस्ट क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान में भी धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन की टेस्ट को लेकर होड़ लग रही थी, इसलिए हमें दिखाना था कि नहीं हम लोग सक्षम हैं और पूरा टेस्ट कर सकते हैं और बम भी बना सकते हैं। तो जब इस बार इसका बाय द वे कोड था द व्हाइट हाउस, White House has collapsed.
द व्हाइट हाउस हैज कोलैप्स्ड, मतलब ये व्हाइट हाउस कुछ नहीं है, व्हाइट हाउस है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, तो वहाँ व्हाइट हाउस कहा जाता है। इसका यह कोड नेम था, और यही कोड नेम अटल जी को बताया गया कि हाँ वैसा हो चुका है। अब इस कोड में इतनी सीक्रेसी थी कि यहाँ तक उस समय जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर, उन्हें भी नहीं पता था कि भारत न्यूक्लियर बम टेस्ट कर रहा है। यह केवल और केवल अटल जी के जितने कुछ क्लोज लोग थे उन्हीं को पता थी। और हमारे यहाँ इसमें एक लीडिंग नेम याद रखिएगा, ये सेकंड टेस्ट था, एपीजे, जो अपना अब्दुल कलाम साहब थे, एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इसमें कोड नेम रखा गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज चौहान। इसमें इनका कोड नेम था। क्यों कोड नेम रखा? क्योंकि अमेरिकन जो थे ना, इतने स्पाई कर रहे थे भारत पे कि वो कोशिश कर जानने की कोशिश कर रहे थे कौन साइंटिस्ट है, क्या है। इनका कोड नेम रखा गया था मेजर जनरल पृथ्वीराज। ये एपीजे कलाम का जो मिशन के दौरान कोड नेम था, ये रखा गया था कलाम। तो ये हमारे थे न्यूक्लियर वेपन कैसे भारत के पास आया। उसके बाद अटल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुके हैं और भारत के पास ये क्षमता है कि हम लोग न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद अटल जी के समय में ही भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अपनाया। ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मतलब यह हुआ कि भारत अपने न्यूक्लियर वेपन का यूज किस केस में करेगा, कब करेगा कि नहीं करेगा, उसकी क्या क्या प्रोविजन है, 2-3 प्रोविजन को अब जान लीजिए। इसमें जो पहला बात लिखा गया न्यूक्लियर भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, कहा गया है कि भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखेगा। नो फर्स्ट यूज, इसका मतलब यह हुआ कि भारत अगर किसी के देश के साथ युद्ध में लगा हुआ है, तो चाहे युद्ध के परिणाम कुछ भी हो रहे हो, भारत अपनी तरह से पहली न्यूक्लियर बम का यूज नहीं करे। ये इसका पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट यह है, ये जो पॉलिसी है इसका दूसरा पॉइंट है कि हम लोग के पास जो न्यूक्लियर वेपन हमने बनाया है, यह केवल और केवल मिनिमम डेटरेंस के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर ये जो मिनिमम डेटरेंस है कि अगर कोई देश भारत पे न्यूक्लियर से हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो वह देश हमला करने से पहले 10 बार सोचे कि अगर मैं हमला करता हूं तो इसका क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेटरेंस। और इसका तीसरा पॉइंट जो है, यह काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश भारत पे न्यूक्लियर वेपन से हमला करता है, तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेसिटी होगी, वो जो डैमेज करेगी वो अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा। मतलब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ उस देश पर न्यूक्लियर वेपन का हमला करेगा। और इसका चौथा जो पॉइंट है, यह कहता है कि अगर भारतीय सेना, हमारी वो वायुसेना हो, थल सेना हो या फिर जल सेना हो, भारत की भूमि के अंदर या फिर कहीं और भी उन पे न्यूक्लियर वेपन या फिर बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन का यूज किया जाता है, तो भारत के पास ये अधिकार आ जाएगा कि भारत वह अपना न्यूक्लियर वेपन का यूज करे, और ऐसे केस में जो भारत यूज करेगा उसको फर्स्ट यूज नहीं माना जाएगा। ये थी हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। अब थोड़ा सा ये भी जानने की जिज्ञासा रखते होंगे कि आखिर में दुनिया में वर्तमान में कौन कौन से देश है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन आया। तो देखिए, सबसे पहला देश था यूएसए, जो 1945 में जुलाई 1916 जुलाई डेट था, अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता। उसके बाद यूएसएसआर, वर्तमान में रसिया हो गया यूएसएसआर की जगह। तो सेकंड जो देश था वो था यूएसएसआर। इसका पूरा नाम था यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रसिया। और उसके बाद आपका ये यूके करता है, ब्रिटेन करता है, यूके करता है, फ्रांस करता है, देन चाइना करता है। चाइना वाला आप याद रखिएगा, यह 1963 में करता है। और पाकिस्तान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1996 में करता है। ये सब जो देश है इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। बट अनऑफिशियली इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, और ईरान भी इस होड़ में काफी करीब जा रहा है। अभी तक कंफर्म नहीं है, बट ईरान भी इसके करीब जा रहा है।
किसके न्यूक्लियर वेपन बनाने के। और यहाँ पे यूके के पास भी है परमाणु बम, फ्रांस के पास भी है न्यूक्लियर। ठीक है, ये हुए भारत की न्यूक्लियर जो हिस्ट्री है क्या। बट एक इसमें दो सब मिस हुए, आप उसको समझिए कि हमें जो न्यूक्लियर वेपन मिला उसमें दो टर्म आना चाहिए था, इसको समझिए। एक था एनपीटी और एक है सीबीसीटी बीटी। एनपीटी को बोलते हैं हम लोग नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब यह हुआ कि जब चाइना 1963 में अपना परमाणु बम टेस्ट किया तो उसके बाद जो पश्चिमी जगत है, वेस्ट था, उसको लगा कि अब एशियन देश भी परमाणु बम बना रहे हैं, तो इसलिए 1968 में एनपीटी को लाया गया। और एनपीटी के अनुसार कहा गया कि जो भी देश 1967 के पहले एटॉमिक बम बना लिए हैं, ऑफिशियल रूप पे उन्हीं को न्यूक्लियर वेपन स्टेट माना जाए और किसी देश को नहीं माना जाए। ठीक, जब इसको भारत का सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। और हम लोग तर्क ये देते हैं इसको साइन ना करने के पीछे कि यह जो सिग्नेटरी, ये जो ट्रीटी है, यह क्या है, भेदभाव करने वाली ट्रीटी है, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों भाई, इसके पहले जो टेस्ट कर लिए वो माने जाएंगे और बाद वाले नहीं माने जाएंगे, इसलिए इंडिया इसको साइन नहीं किया। उसके बाद आपका 1996 में सीटीबीटी आता है। इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बैन ट्रीटी। ये जो सीटीबीटी है यह कहता है कि अगर कोई देश टेस्ट कर रहा है, ठीक है, बट न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। मतलब यह सिंपल सा इसका मतलब यह भी हुआ था, इसका मतलब था कि अब कोई देश ना ही जमीन पे न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर सकता है, ना ही आसमान में टेस्ट कर सकता है, ना ही जल में टेस्ट, कहीं भी टेस्ट नहीं करेगा। तो क्या भारत इसका सिग्नेटरी है? तो भारत ने भी, इंडिया ने भी इसको साइन नहीं किया है। और आपको पता है कि जहां हम लोग साथ चलते हैं, पाकिस्तान भी साथ चलता है, पाकिस्तान भी इसको साइन नहीं किया, सीटीबीटी को भी पाकिस्तान साइन नहीं किया। बट समझिए, भारत के लिए अभी दिक्कत होती है ना कि हमारी जो पीसफुल, जो जनता के लिए बिजली बनाया था, न्यूक्लियर जो एलिमेंट्स है, उसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई नहीं होती। और उसमें एक ग्रुप है एनएसजी, एक ग्रुप है एनएसजी ग्रुप, इसको कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। यह देशों का एक ग्रुप है जिसमें अगर जो देश एनपीटी को साइन कर रखे हैं, उन्हीं देशों को ये जो ग्रुप, इस ग्रुप में आने वाले देश क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है जिससे बिजली बनाई है उसकी सप्लाई करेंगे। तो वर्तमान में भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको एनएसजी की तो सदस्यता मिल जाए, इसको साइन ना करना पड़े, बट हमें एनएसजी की सदस्यता मिल जाए। लेकिन चाइना बार बार इसको रोक देता है, जबकि अमेरिका सहित दुनिया के सारे देश चाह रहे हैं कि भारत को एनएसजी की सदस्यता दी जाए, इसको बाईपास करते हुए। क्योंकि एनएसजी की प्रोविजन यह कहती है ना कि जब तक कोई देश एनपीटी को साइन नहीं करता है, तब तक उसको एनएसजी की सदस्यता नहीं दे दी जाएगी। और जब तक एनएसजी की सदस्यता नहीं मिलती है, तब तक जितने देश जिनके पास ज्यादा रिजर्व है यूरेनियम का और प्लूटोनियम का, वो लोग भारत को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो वर्तमान में टसल चल रहा है भारत और चाइना के बीच में। हम लोग चाइना पे कई बार प्रेशर भी बना रहे हैं कि तुम अलाउ कर दो कि हम किस ग्रुप में आ जाए, एनएसजी ग्रुप में आ जाए। बट चाइना की एक ही कंडीशन है कि अगर इंडिया को अलाउ करेंगे तो पाकिस्तान को, जो अमेरिका को पसंद नहीं, और इस कारण भारत को एनएसजी की जो सदस्यता नहीं मिल पा रही। ये पूरी है भारत की न्यूक्लियर हिस्ट्री। आप इसको आराम से सुनने की कोशिश कीजिए। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।